नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। वेलकम टू हिंदी साहित्य अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज मैं हम आप सभी के लिए क्या लेकर आई हूँ, रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले न्यू साल की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। क्या है फ्रेंड्स, न्यू साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम रीतिकाल के कवि, रीतिकाल का नामकरण और इनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं 25 में से, है ना। तो लगाइए, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट, एमपीटेट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? रीतिकाल में, मतलब रीतिकाल में क्या होता था? सब ऑप्शन है हमारे। मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। रीतिकाल में क्या था? मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण था। और थर्ड, राजा कवियों तथा अलंकारों के श्रेय थे देते थे। और डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, रीतिकाल में क्या होता था? क्या होता था फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है हमारे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था। राजा कवियों तथा कलाकारों को श्रेय देते थे। उपरोक्त सभी। तो क्या था फ्रेंड्स रीतिकाल में? बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए हमें कि कौन सा आंसर सही है इसमें। मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था। राजा कवियों तथा कलाकारों को श्रेय देते थे। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2? तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? बिहारी के काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन किसके यात्रा वृत्तांत में मिलता है? क्या है बिहारी का? क्या है फ्रेंड्स, ये के नहीं है फ्रेंड्स, ये मिसप्रिंट हो जाता है, टाइपिंग में गलती हो जाती है, एरर हो जाता है टाइपिंग। बिहारी का काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन किसके यात्रा वृत्तांत में? तो ऑप्शन है हमारे हॉकिंस, बी है मनुची, सी है बर्नियर और डी है टेविनियर। बताइए कौन सा है ऑप्शन? क्या है? हॉकिंस, मनुची, बर्नियर, टेविनियर। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? क्या है क्वेश्चन हमारा? बिहारी का काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन किसके यात्रा वृत्तांत में मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉकिंस। कौन सा हो जाएगा? हॉकिंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की अपेक्षा उपेक्षा का भाव मिलता है क्योंकि? क्या है फ्रेंड्स? रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है क्योंकि ऑप्शन है हमारे, पढ़ते हैं। दरबारी संस्कृति का प्रसार था। जन समुदाय आर्थिक रूप में निर्बल था। समाज नैतिक रूप से दुर्बल था। जन समुदाय में काव्य रुचि का अभाव था। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या है? दरबारी संस्कृति का प्रसार था। जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। समाज नैतिक रूप से दुर्बल था। जन समुदाय में काव्य रुचि का अभाव था। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है क्योंकि? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? दरबारी संस्कृति का प्रसार था। जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। समाज नैतिक रूप से दुर्बल था। जन समुदाय में काव्य रुचि का अभाव था। तो क्या होगा इसका फ्रेंड्स? जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। क्या होगा? जन समुदाय क्या था? आर्थिक रूप से निर्बल था, है ना। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। तो क्या है? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है कौन सी है? रीतिकाल की सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी? तो क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे। क्वेश्चन नंबर ए आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, बी ए अलंकार ग्रंथों की रचना, सी ए नायिका वेद और श्रृंगार रचना और डी ए प्रेम पीड़ा की अभिव्यक्ति। क्या है फ्रेंड्स? रीतिकाल की सर्वाधिक
व्यापक प्रवृत्ति हैं। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है चारों के चारों, क्या होगा फ्रेंड्स इसका? आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, अलंकारों के ग्रंथों की रचना, प्रेम पीड़ा की अभिव्यक्ति, न्याय का भेद और श्रृंगार रस विवेचन। तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक, तो क्या था फ्रेंड्स? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी थी? न्याय का भेद और श्रृंगार रस विवेचन। कौन सी है? न्याय का भेद और श्रृंगार विवेचन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्या है नेक्स्ट? रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता नहीं। देखिए क्वेश्चन समझिए क्या है। रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता कौन सी नहीं है, यानी कि 3 तो है और 1 नहीं है। तो बताइए, ऑप्शन है आपके सामने, उक्ति व चित्र, और बी है सामाजिक चेतना, सी आचार्यत्व, और डी है श्रृंगार वर्णन। तो बताइए, रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता नहीं कौन सी है? उक्ति व चित्र, सामाजिक चेतना, आचार्यत्व, वर्णन, श्रृंगार वर्णन। तो 3 तो है फ्रेंड्स रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता, लेकिन 1 नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता 1 तो 3 तो कौन कौन सी है? उक्ति व चित्र भी हैं, आचार्यत्व भी हैं, और श्रृंगार वर्णन भी है। तो 1 कौन सी नहीं है हमारी? सामाजिक चेतना। कौन सी? सामाजिक चेतना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है फ्रेंड्स हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका क्या है फ्रेंड्स? रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है फ्रेंड्स? रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, काव्य मूल आधार श्रृंगारिका है, कला वाचन आपूर्ति का माध्यम थी, काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित रहा, कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। तो क्या है फ्रेंड्स? रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 कथन सही नहीं है, बाकी 3 तो हैं। तो क्या है ऑप्शन हमारे? काव्य का मूल आधार क्या है? श्रृंगारिका है, कला वाचन आपूर्ति का माध्यम थी, काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित रहा, कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। तो बताओ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो बताती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो है कौन सा है? काव्य का मूल आधार श्रृंगारिका है रीतिकाल में, ये भी सही है। कला वाचन आपूर्ति का माध्यम है, ये भी सही है। काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित रहा, ये भी सही है। तो एक कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। क्या है? कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका क्या है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया? क्या है फ्रेंड्स? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी है रामचंद्र शुक्ल, और डी है क्या है? डी हमारे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया? तो ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो बताओ फ्रेंड्स, किस किसने दिया था? किस किसने दिया था कला काल फ्रेंड्स? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल का नाम दिया था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। और किसने दिया था कला काल नाम? भगीरथ जी ने भी दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? भगीरथ जी ने भी दिया था, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? दो इन्होंने दिया था, दोनों ने ही क्या किया था फ्रेंड्स? कला काल नाम दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या नाम दिया था फ्रेंड्स उत्तर मध्यकाल को? और तो आप इसको क्या है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्या बताएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या नाम दिया था? जैसे कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र ने तो इसको क्या बताया? मध्यकाल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए फ्रेंड्स कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है फ्रेंड्स हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें से तो फ्रेंड्स क्या है ना, छुपे हुए हैं, तो हम देख लेते हैं फिर भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा उपयुक्त माना है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? तो कौन सा माना है फ्रेंड्स बताइए? अलंकृत काल, रीतिकाल, और नेक्स्ट हम लिख देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर
कौन सा लिख देते हैं? कला काल, है ना, क्या लिख देते हैं? कला काल। समझ लेना फ्रेंड्स, आप समझदार हो, कला काल। और एक और लिख देते हैं, हमारा कौन सा है? श्रृंगार। कौन सा है फ्रेंड्स? श्रृंगार काल। अब बताओ फ्रेंड्स, कौन सा होगा इसमें से? कौन सा होगा फ्रेंड्स इसमें से, बताओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त मानते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? तो ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल। क्या मानते हैं? रीतिकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी होगा, है ना। रीतिकाल कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। और कौन मानते हैं? एक और ग्रियर्सन साहब। ग्रियर्सन साहब भी क्या मानते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब भी इसको रीतिकाल ही मानते हैं, है ना फ्रेंड्स। और श्रृंगार काल को तो अभी पढ़ा ही हमने, तो कौन मानते हैं? विश्वनाथ। कौन मानते हैं? विश्वनाथ, है ना। कौन मानते हैं? विश्वनाथ मानते हैं। और अलंकृत काल कौन मानते हैं फ्रेंड्स? वह मिश्र बंधु। कौन मानते हैं? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, है ना। तो हमने चारों को जान लिया। अलंकृत काल तो मिश्र बंधु मानते हैं, और ग्रियर्सन और शुक्ल जी क्या मानते हैं फ्रेंड्स? रीतिकाल मानते हैं। और विश्वनाथ क्या मानते हैं? श्रृंगार काल। और अभी अभी हमने कलाकाल पढ़ा कि किसने उत्तर मध्यकाल कलाकाल नाम दिया, तो आप अभी उसको कमेंट के माध्यम से बताइए, जैसे कि आपको याद है कि ऐसे पढ़ते जा रहे हो आप, है ना। और अपनी नंबरिंग काउंटिंग कीजिए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स ये, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए। तो क्या है? निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो क्या है? हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को मिश्र बंधु ने अलंकृत नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से श्रृंगार काल कहते हैं। क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसे? ये क्या है फ्रेंड्स? टाइपिंग में एरर हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं। ये है ना, क्या है? है कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। आचार्य शुक्ल रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स एक आपको असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। क्या बताना है फ्रेंड्स आपको? असत्य कथन बताना है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें से? निम्नलिखित हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। क्या है फ्रेंड्स? हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल क्या है? किस नाम से जाना चाहता है? रीतिकाल के नाम जाना जाता है। ये भी सत्य है। और रीतिकाल को मिश्र बंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल नाम दिया। अभी भी हमने पढ़ा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो रीतिकाल को मिश्र बंधु ने क्या दिया है? अलंकृत नाम दिया है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से ने इसे क्या कहा है? श्रृंगार काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं। तो आचार्य शुक्ल रीतिकाल को क्या कहते हैं? कलाकाल कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये गलत हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं क्या फ्रेंड्स, या और कुछ बोलते हैं? तो आप बताइए ऑप्शन नंबर डी। आप कमेंट के माध्यम से बताइए फ्रेंड्स कि आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? कलाकाल कहते हैं। और कलाकाल किसने कहा है ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अभी अभी मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया है। देखते हैं आपको कितना ध्यान है पढ़ने में और कितना नहीं है, और कितने अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, और कितना ही आपको याद हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है? क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है? तो ये तो है हमारा रीति सिद्ध, बी है हमारा रीति मुक्त, सी है हमारा रीतिबद्ध, और डी है हमारा रीति मुक्त। बताइए फ्रेंड्स कौन सा है? निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है। तो कौन सी नहीं है? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? तो हमारी रीतिकालीन काव्यधारा कौन सी नहीं है? रीतिभुक्त। क्या है फ्रेंड्स? रीतिभुक्त। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, ये तो रीतिकालीन हमारी काव्यधारा है। तो हमारा गलत ऑप्शन कौन सा है? रीतिभुक्त। रीतिभुक्त नहीं होता है ना। नेक्स्ट है हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11। काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन हमारा देखिए, काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि
किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन तो ऑप्शन है हमारे रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, यह सभी। तो ऑप्शन पढ़िए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, रीति सिद्ध ये भी नहीं है, रीति मुक्त भी नहीं है और सभी भी नहीं है। तो क्या आएगा? परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रीतिबद्ध। कौन से है? रीतिबद्ध, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी फ्रेंड्स। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? क्या है? रीति की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है? तो ए ऑप्शन है हमारे चिंतामणि, बी है केशवदास, सी है मतीराम और डी है भूषण। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा और कौन सा आंसर हो जाएगा? रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? बताइए क्या होगा? रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? ऑप्शन है चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, भूषण। तो हमारा हो जाएगा रीति की अविरल परंपरा चिंतामणि जी से मानी गई है। किसे मानी गई है? चिंतामणि कवि से मानी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ये सभी एग्जाम या कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, है ना। तो आप इसमें अंत तक बने रहिए, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है? चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस काव्य धारा से है? देखिए क्वेश्चन समझिए, चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस काव्य धारा से? तो ऑप्शन नंबर है रीति सिद्ध, बी है रीतिबद्ध, सी है रीति लक्ष्य और डी है रीति मुक्त। क्या होगा? चिंतामणि का संबंध रीतिकाल किस काव्य धारा से? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति लक्ष्य, रीति मुक्त। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा फ्रेंड्स? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति लक्ष्य, रीति मुक्त। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? चिंतामणि का संबंध किससे हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा रीतिबद्ध। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। चिंतामणि का संबंध किससे है? रीतिकाल की किस काव्य धारा से? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, है ना। अब देखते हैं हम 14 का क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? तो क्या है? जिन कवियों ने स्वच्छंद काव्य की रचना की, जिन कवियों ने भक्ति एवं नीति प्रकार की रचना की, जो कवि आश्रय की प्रशंसा में, क्या है फ्रेंड्स? जो कवि आश्रय की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट, जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। तो बताइए फ्रेंड्स, रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? क्या किसे कहा गया? जिन कवियों ने स्वच्छंद काव्य की रचना की, तो ये भी नहीं है। जिन कवियों ने भक्ति एवं नीति प्रकार रचना की, ये भी नहीं है ना। जो कवि आश्रय की प्रशंसा करके सिद्ध कर अर्थ करते थे, वे भी नहीं है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर हो जाएगा रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 15, उसमें क्या है? उसमें क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध काव्य धारा का है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध काव्य धारा का है? तो ऑप्शन नंबर है हमारा बिहारी, देव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध काव्य धारा का है? तो बिहारी, देव, घनानंद। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? तो हमारा ऑप्शन आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि बिहारी। कौन है रीति सिद्ध? क्या है? बिहारी कौन है? रीति सिद्ध कवि है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए फ्रेंड्स कि बिहारी रीति सिद्ध तो देव और घनानंद कौन सी धारा के कवि हैं? देव और घनानंद जरूर बताइए फ्रेंड्स, देखते हैं आप कितना याद है कि देव और घनानंद किस धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है हमारा रीति मुक्त कवि वह हैं जिन्होंने, क्या है क्वेश्चन? रीति मुक्त कवि वह हैं जिन्होंने आश्रयदाताओं से स्वयं को मुक्त रखा, किसी भी संप्रदाय से स्वयं को मुक्त रखा, प्रत्येक नियम की अवहेलना की, स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन किया। तो बताओ फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? रीति मुक्त कवि वह है जिन्होंने आश्रयदाताओं से स्वयं को मुक्त रखा, तो ये भी नहीं है फ्रेंड्स, ये भी गलत हो जाएगा। और किसी भी संप्रदाय से स्वयं को मुक्त रखा, ये भी गलत हो जाएगा। स्वयं रूप
स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन किया, भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, प्रत्येक नियम की अवहेलना की। क्या हो जाएगा, प्रत्येक नियम की अवहेलना की। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी फ्रेंड्स, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका क्या है, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता। क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन है हमारे, देखिए पढ़िए, ए है रश्निधि, बी है रसलीन, सी है आलम और डी है ठाकुर। तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता। तो फ्रेंड्स, रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत ठाकुर भी नहीं आते, आलम भी नहीं आते और रसलीन भी नहीं आते। तो कौन आते हैं रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत, रस नीति नहीं आते। सॉरी फ्रेंड्स, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता, नहीं पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो गया, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे आपसे। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये तो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत ठाकुर भी आते हैं, आलम भी आते हैं, रसनिधि भी आते हैं। तो कौन नहीं आता, रसनिधि नहीं आते। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, आलम किस धारा के कवि हैं। क्या है फ्रेंड्स, आलम किस धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन है हमारे, रीति मुक्त धारा, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, इनमें से कोई नहीं है। तो बताओ फ्रेंड्स, आलम किस धारा के कवि हैं, बताइए। रीति मुक्त धारा, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, इनमें से कोई नहीं। क्या कोई नहीं है फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा इसका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रीति मुक्त धारा। क्या हो जाएगा, रीति मुक्त धारा। आलम किस धारा के कवि, रीति मुक्त धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, बताएंगे ना फ्रेंड्स आप। रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। मैंने पहले आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है पूरा के पूरा, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सत्य कथन को चुनना है। क्या चुनना है, सत्य कथन को चुनना है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रीति काव्य धारा का वर्गीकरण 3 भागों में किया। रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, घनानंद रीति मुक्त हैं, आलम रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, रीति काव्य धारा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। रीति सिद्ध कवि बिहारी है, घनानंद रीति मुक्त कवि है, आलम रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो सत्य कथन को चुनना है फ्रेंड्स, 3 ऑप्शन इसमें गलत है और एक सत्य है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो रीति काव्य धारा का वर्गीकरण 3 भागों में, ये भी गलत है। रीति सिद्ध कवि, ये भी गलत है। और घनानंद रीति मुक्त, ये भी गलत। तो आलम रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो है ना, क्या है, आलम रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 20। तो किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की। क्या है फ्रेंड्स, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की। तो क्या है, ए है ऑप्शन हमारा पद्मती राम, बी है पद्माकर, सी है देव, डी है सेनापति। तो बताओ फ्रेंड्स, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है। तो आप बताएंगे मतीराम, पद्माकर, देव, सेनापति। तो कौन से हो जाएंगे हमारे, सेनापति। सेनापति जी ने क्या किया है फ्रेंड्स, प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय ग्रंथ है। क्या है, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन है हमारे, रसभूषण, बिहारी सत्सई, कविकल्पतरु, रस विलास। तो बताओ फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, रसभूषण, बिहारी सत्सई, कविकल्पतरु, रस विलास। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय ग्रंथ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रस विलास। क्या है, रीति निरूपण का रस विलास। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सी कविता। क्या है फ्रेंड्स, वह कौन सी कविता कि जिसे किसी राजा का स्थायी, क्या है, जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ। और सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे। क्या, नहीं, ये सही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये वो है, वह कौन सा
कवि था, ये क्या है फ्रेंड्स, कौन सा कवि था, मतलब मिसप्रिंट हो जाता है टाइपिंग में, तो क्या लिखा है ये, वह कौन सा कवि था जिसे किसी राजा का आश्रय मतलब आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और उसे जगह जगह भटकना पड़ा। क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा कवि था जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और उसे जगह जगह भटकना पड़ा। तो क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारा देव, कुलपति मिश्र, सी है वृंद, डी है रसलीन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसको किसी कौन सा कवि था जिसको राजा के यहाँ स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो हमारे कौन से देव को भी मिला है ना, कुलपति को भी मिला है, रसलीन को भी मिला है, तो हमारे वो कौन से हैं, वृंद। वृंद साहब को किसी राजा का आश्रय नहीं मिला, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कवि ने बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य लिखा। क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कवि ने बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य लिखा। तो वही हमारे कौन सा ऑप्शन नंबर है, मतीराम, केशवदास, अब्दुल रहीम खान खाना और डी है द्विज देव। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है, टाइपिंग एरर हो जाता है, तो क्या है आधा वह है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा वह, ठीक है ना। तो बताओ फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसमें, निम्नलिखित में से किस कवि ने बादशाह जहांगीर की प्रस्तुति में काव्य लिखा। तो क्या है मतीराम, केशवदास, अब्दुल रहीम खान खाना, द्विजदेव। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केशवदास। केशवदास ने क्या है बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में क्या लिखा, काव्य लिखा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी कि केशवदास जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24, क्या है, कालक्रम अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है। कालक्रम के अनुसार क्या पूछा गया फ्रेंड्स, कालक्रम के अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना गया। तो ऑप्शन है हमारे ए है बिहारी, डी है चिंतामणि, सी है पद्माकर, डी है केशवदास। तो क्या होगा फ्रेंड्स, कालक्रम अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है, बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास। क्या है फ्रेंड्स, बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर, केशव दास। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स इसका, कालक्रम के अनुसार प्रथम कवि किसे माना गया है, केशव दास को। किसको माना गया, केशव दास को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट भी और लास्ट भी है प्रश्न है हमारा रीतिकाल का फ्रेंड्स। तो कौन सा है, इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है। तो 3 तो है और 1 नहीं है, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन भावनी, पद्मा भरण। कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है। तो रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन भावनी और पद्मा भरण। तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स इसमें से, रसिक प्रिया भी है ना, और विज्ञान गीता भी है और रतन भावनी भी है और पद्मा भरण इनकी क्या है, रचना नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा क्या गया है, डी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये आपके लिए एक छोटा सा सहयोग है फ्रेंड्स। तो आप इसी तरह मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो मिलते रहें। शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।